हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांतिकर चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिवर्तन के बारे में आपको समझाने का बहुत प्रयास किया और आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं फिर एक नए अंदाज में गोलीय दर्पण के विभिन्न पद जो इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है, दर्पण के बारे में बताने वाला हूं। तो ये भी मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप भी मुझे वैसा ही प्यार देंगे जैसे इस वीडियो पे दिए हैं। 100 लाइक पहुंच गया इस वीडियो पे, तो मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आप बहुत अच्छा से इस पे प्यार दीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपडेट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे पहुंचे। चलिए बिना देर किए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे आज क्या बताना था कि गोलीय दर्पण के विभिन्न पद। ठीक, तो गोलीय दर्पण के विभिन्न पद में मैं आज सबसे पहले दर्पण के बारे में जानने का प्रयास करूंगा कि दर्पण है क्या, है ना, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि दर्पण कहते किसे हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्त, दर्पण, हम तो गोलीय दर्पण के विभिन्न पद पर हैं, तो इससे पहले हमको दर्पण जानना जरूरी है कि दर्पण कहते किसे हैं। तो आपको बता दें कि दर्पण होता क्या है। जब कोई पॉलिशदार या चिकनी सतह पे जब पॉलिशदार या चिकनी सतह पे कोई प्रकाश पड़ता है, तो पड़ने के बाद क्या होता है, वो परावर्तित हो जाता है। पड़ने के बाद क्या होता है, वो परावर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक, फिर से बोल रहे हैं कि जब कोई चिकनीदार या पॉलिशदार सतह पर जब कोई प्रकाश पड़ता है, तो पड़ने के बाद क्या होता है, वो परावर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे पहले। देखिए गोलीय दर्पण मैंने अभी ऑलरेडी यहां बना दिया है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण जो हम जनरली अपने घरों में फेस देखने के लिए, बाल झाड़ने के लिए या फिर क्रीम पाउडर लगाने के लिए काम करते हैं, वो होता है समतल दर्पण। ठीक, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का ही ये जो प्रकार है, हम गोलीय दर्पण के विभिन्न पद के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण के विभिन्न पद के बारे में। एक एक पॉइंट को आप स्टेप से समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। तब वीडियो को देखिएगा तो और मजा आएगा, है ना। वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड के पास, देखिएगा अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। ठीक, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था और वो भी काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा। मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो पे भी आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। चलिए, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक, तो सबसे पहले अवतल दर्पण देखते हैं कि अवतल दर्पण होता है क्या। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का, इसका राउंडिंग हुआ है अवतल। तो अवतल दर्पण को याद किस प्रकार करेंगे, अवतल दर्पण को हम याद किस प्रकार करेंगे कि अवतल दर्पण कैसे, क्या होता है अवतल दर्पण। तो हम बता दे रहे हैं, अवतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। फिर से याद कीजिएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक, आगे आते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण
तो बता रहे हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, अब आप बार बार मत पूछिए, परावर्तक सतह ही बताएंगे हम आपको कि परावर्तक सतह होता क्या है। कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है, उत्तल, उत्तल मतलब क्या होता है, उठल, उत्तल मतलब उठल। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और यही परावर्तक सतह, देखिए इसका जो परावर्तक सतह होता है इसकी ऊपरी भाग होती है। यहाँ पर इसका परावर्तक सतह क्या है, देखिए ये सतह है हमेशा, देखिए राइट साइड, हमेशा राइट साइड से किसी भी चीज को, यहाँ से इसका ये राइट साइड होगा, इसका भी ये राइट साइड होगा, राइट साइड से किसी भी इसका रिफ्लेक्शन भी क्रिया होगा, फिर जो भी राइट साइड से होगा। ठीक, अब देखिए परावर्तक सतह ये हो गया। तो अभी अवतल दर्पण को जैसा क्या सोचे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसमें आप और क्या देख रहे हैं, अब इसमें देख रहे हैं ये वक्रता केंद्र, ये दिख रहा है ना वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक, तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण में ही होता है, केंद्र होता है, देखिए बीच में केंद्र होता है। तो बोलिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आप मेरी बातों को नोट करते रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। इस देखिए फिगर को देखिए, यही उसका केंद्र है, क्या है, ये इसका केंद्र है, यही केंद्र है। तो यही केंद्र क्या बनेगा, गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का एक भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वही वक्रता त्रिज्या इधर गई है, तो क्या बोलेगा, जिस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके त्रिज्या को, यानी रेडियस ऑफ कार्बेटर ये होता है, उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर, अब इतना क्लियर हो गया तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें और क्या क्या होता है इसको। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। देखिए अब दर्पण, इसी में गोलीय दर्पण में दो प्रकार निकल गया, कैसे देखिए निकालते हैं, इसके बीच से हम इसको मिटा दिए, इसके बीच से, सॉरी बोल ही रहा थोड़ा, इसके बीच से इसको मिटा दिए, ठीक, दो दर्पण हमको मिल गया। देखिएगा दो दर्पण मिल गया, एक इधर हमारा हुआ अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, ये धंसा हुआ, देखिए इसका परावर्तक सतह ये हुआ, देखिए यही ना परावर्तक सतह हुआ, ये धंसा है। और ये क्या है, इसका परावर्तक सतह क्या है, ये उठा है, ये धंसा है और ये उठा है। ठीक, तो धंसा हुआ है तो अवतल और उठा हुआ है तो उत्तल। क्लियर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसमें हम आपको अभी वक्रता केंद्र बताएं, दो दर्पण मिल गया, अब दोनों का एक चीज मिल गया हमारा। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ध्रुव जिसे हम P से सूचित करते हैं। फिर ध्रुव के ठीक बगल में फोकस होता है, अब फोकस के ठीक बगल में होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। यहाँ से यहाँ इस पे देखिएगा, इस पे देखिएगा, ये होता है पोल, पोल को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फोकस एक होता है और एक होता है वक्रता केंद्र। और ये जो लाइन आप सीधी सी देख रहे हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। फिर समझिए, ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक, तो प्रधान अक्ष क्या होता है, तो आप बोलिएगा, अभी सबसे पहले जान लें कि ध्रुव क्या होती है। ठीक, ये पोल ध्रुव होता क्या है, तो बोलिएगा कि दर्पण के मध्य में, देखिए इतना दर्पण बना है, यहाँ पे एक बिंदु जो होता है, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नोट कीजिएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब आते हैं फोकस। ये फोकस होता क्या है ना, तो आप बोलिएगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होता है उसका फोकस होता है। क्या होता है, उसके बीच का दूरी क्या होता है, उसका फोकस होता है। और फोकस के बाद एक होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस के बाद होता है एक फोकस दूरी, ये होता है एफ और पी। क्या होता है, एफ और पी। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या बोलेंगे, इसके बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और ये क्या हुआ आपका
ये सेंटर ऑफ कैपिटल, वक्रता केंद्र, इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। जिसे सी से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, तो क्या बोलेगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर आता है फोकस, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की बिंदु को फोकस कहते हैं। और एक फोकस और भी होता है कि जब इसको किस प्रकार समझा जाए कि जब दर्पण के ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण जाता है, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, जब इसके सामने कोई किरण जाता है, अभी बताएंगे इसके बारे में, अभी दर्पण के बारे में, दर्पण के जो आपतित किरण की दिशा, फोकस की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, इस पे भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर ये इसे जा रहा है तो देखिए कैसे जा रहा है, टकरा कर ये दर्पण से परिवर्तन के बाद जब कोई यहाँ क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण को डालते हैं तो दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या हुआ, फोकस से होकर गुजर गया। कहाँ से गुजर गया, ये फोकस से होकर गुजर गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो केंद्र होता है उसका फोकस होता है, और फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में फोकस दूरी होता है। इसे एफ होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। फोकस त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। ठीक, इस पर भी बात करेंगे बाद में, लेकिन अब फोकस दूरी हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और उसका ध्रुव हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। बाकी ये लाइनिंग आपको अभी समझ में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, अभी हम दर्पण के बारे में जब लिखेंगे कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ये मैं अगला वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए। लेकिन अभी मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूँ, इसका वक्रता केंद्र की, फोकस की और ध्रुव की, इसका परिभाषा आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप उसको याद कर सकें। और ज़्यादातर मेरी बातों को सुनकर याद कीजिए। इस फिगर पे मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप सुनकर याद कीजिए, ठीक ना, रटिए मत। वक्रता केंद्र, फिर से प्रधान अक्ष के बारे में, एक प्रधान अक्ष की परिभाषा एक और बता दे रहा हूँ कि वक्रता केंद्र और पोल ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ठीक वही क्रिया इस पे भी होती है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब हम इस पे प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस पे भी हमको प्रतिबिंब नहीं बनाना है। अभी तो मैं आपको इनके विभिन्न पद के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। प्रतिबिंब बनाने के टाइम में मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, और उसमें भी कोई डाउट नहीं रहेगा। उसमें भी बहुत ढंग से, बहुत अच्छा से आपको वीडियो बताऊंगा, ताकि आप एक एक पॉइंट को कंसंट्रेट करके, माइंड को कंसंट्रेट करके समझ लीजिए। क्योंकि ये जितना भी चीज़ है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और बेसिक नॉलेज इसका ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये कंपलसरी चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी में पढ़ना है ये सब, क्योंकि इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बताया था प्रकाश के प्रवर्तन, उसमें भी ठीक मैं बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किया हूँ, और इसमें भी मैं थोड़ा सा समझाया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप अच्छा से समझे होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आया है, अगर मेरी वीडियो आपको दिमाग में सेट किया है, तो आप अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं, फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही मज़ेदार, किस पे, इमेज प्रतिबिंब पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।